Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Back to London. Part 1. स्वामी जी की लंदन वापसी भाग 1 एपिसोड 5 अध्याय का अंत। पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद की यूरोप यात्रा के दौरान जिनेवा में हुए उनके एक अनोखे अनुभव को सुना, जब उन्होंने वहां एक विशाल गुब्बारे में ऊपर घूमने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि हमें इसमें ऊपर जाना ही होगा। गुब्बारे में उड़ान भरने के दौरान उन्होंने हवा में तैरने के अद्भुत एहसास का आनंद लिया। बाद में स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतों में वे एक ग्लेशियर पार करने के लिए दृढ़ थे। हालांकि यह आसान नहीं था, फिर भी वे सफलतापूर्वक इस ग्लेशियर को पार कर गए। इस यात्रा ने उन्हें हिमालय में एक मठ स्थापित करने की प्रेरणा दी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण सपना था। इस भाग में हम स्वामी जी की यूरोप यात्रा के अद्वितीय अनुभवों को सुनेंगे। एक घटना में जब वे स्विट्जरलैंड में टहल रहे थे, उनका अल्पेनस्टॉक आमतौर पर पुराने समय में पर्वतारोहियों और यात्रियों द्वारा ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते समय सहारे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी का नाम है। तो जब वे स्विट्जरलैंड में टहल रहे थे, उनका अल्पेनस्टॉक गहरी दरार में फंस गया, जिससे वे खाई में गिरने से बाल बाल बचे। इसे उन्होंने ईश्वरीय कृपा कहा। इस अनुभव के बाद उन्होंने पर्वतीय गिरजाघर में वर्जिन मैरी के चरणों में फूल अर्पित करने का अनुरोध किया। यह उनकी गहरी आध्यात्मिकता और सार्वभौमिक भक्ति को दर्शाता है। इस यात्रा में उन्होंने प्रोफेसर डॉयसन से भी मुलाकात की, जिनके साथ उन्होंने वेदांत दर्शन पर गहन चर्चा की, जिससे भारतीय अध्यात्म की पश्चिमी दुनिया में अमिट छाप पड़ी। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। सासफे में यह शांत जीवन स्वामी जी को पूर्ण रूप से स्वस्थ और स्फूर्तिवान बना गया। केवल एक घटना ने थोड़ी सी अशांति उत्पन्न की। एक सुबह स्वामी जी अपने मित्रों के साथ टहल रहे थे। वे उपनिषदों के अंशों का पाठ और अनुवाद कर रहे थे, जिससे आल्प्स के वातावरण में एक गंभीर भारतीय भाव उत्पन्न हो गया था। इस दौरान वे गहरे ध्यान में खो गए और धीरे धीरे पीछे रह गए। थोड़ी देर बाद उनके मित्रों ने देखा कि स्वामी जी बड़ी तेजी से उनकी ओर आ रहे हैं और जोर से पुकार रहे हैं, भगवान की कृपा से मैं बच गया। जब वे पास आए तो उन्होंने विस्तार से बताया, मैं धीरे धीरे चल रहा था और अपना अल्पेनस्टॉक जमीन पर मजबूती से जमा रहा था। अचानक यह एक गहरे दरार में धंस गया और मैं लगभग खाई में गिरने ही वाला था। निश्चित रूप से यह केवल एक चमत्कार था जिसने मुझे बचा लिया। यह सुनकर उनके मित्र बहुत घबरा गए। उन्होंने अपने सौभाग्य को धन्यवाद दिया और स्वामी जी को इस अद्भुत बचाव के लिए बधाई दी। इसके बाद उन्होंने विशेष ध्यान रखा कि स्वामी जी को कभी अकेला न छोड़ें। घर लौटते समय रास्ते में एक छोटा सा गिरजाघर पड़ा। स्वामी जी ने इसे देखा और चुपचाप कहा, क्या हम मैरी के चरणों में कुछ फूल अर्पित नहीं कर सकते? उनके चेहरे पर गहरी कोमलता झलक रही थी। वे पार्टी के एक सदस्य के साथ आगे बढ़े और
अल्पाइन फूलों को इकट्ठा किया। उन्होंने श्रीमती सेवियर से कहा, इन्हें वर्जिन के चरणों में मेरी कृतज्ञता और भक्ति के प्रतीक के रूप में अर्पित कर दो। और एक विचित्र धार्मिक निश्चितता के साथ उन्होंने जोड़ा, क्योंकि वह भी मां है। स्वयं फूल अर्पित करने की उनकी इच्छा थी, लेकिन उन्होंने यह सोचकर ऐसा नहीं किया कि उनके ईसाई न होने के कारण कोई परेशानी न उत्पन्न हो। सासफे के इस सुदूर गांव में स्वामी जी को एक ऐसा पत्र मिला जिसने उनके यूरोपीय दौरे की दिशा बदल दी। यह पत्र प्रसिद्ध जर्मन प्राच्यविद और कील यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पॉल डॉयसन का था। प्रोफेसर डॉयसन ने स्वामी जी के व्याख्यान और उनके विचारों का अध्ययन किया था और उनमें एक मौलिक विचारक और आध्यात्मिक प्रतिभा देखी थी। वे वेदांत दर्शन में गहरी रुचि रखते थे और हाल ही में भारत यात्रा से लौटे थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से स्वामी जी से मिलने और दार्शनिक विषयों पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने स्वामी जी के लंदन के पते पर पत्र लिखा, जिसमें उन्हें और श्री स्टर्डी को कील स्थित अपने आवास पर आने के लिए हार्दिक निमंत्रण दिया। यह पत्र सासफे में स्वामी जी को भेजा गया। हालांकि जैसा कि बाद में पता चला, स्टर्डी प्रोफेसर के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन स्वामी जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। 8 अगस्त को लिखे एक पत्र के परिशिष्ट में स्वामी जी ने स्टर्डी को लिखा, मिस म्यूलर ने कल रात प्रोफेसर डॉयसन को तार भेजा था। आज सुबह 9 अगस्त को उत्तर आया, जिसमें उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैं 10 सितंबर को डॉयसन के कील स्थित निवास पर रहूंगा। तुम मुझसे कहां मिलोगे? कील में। मिस म्यूलर स्विट्जरलैंड से इंग्लैंड जा रही हैं। मैं सेवियर परिवार के साथ कील जा रहा हूं। मैं 10 सितंबर को वहां रहूंगा। हालांकि स्वामी जी के सहयात्रियों ने जोर देकर कहा कि कील जाने से पहले उन्हें अपना स्विस दौरा पूरा करना चाहिए। उन्होंने यह भी व्यवस्था की कि स्वामी जी रास्ते में जर्मनी के कुछ हिस्सों को भी देख सकें। सासफे से यात्रा करके स्वामी जी और उनका समूह लुसर्न पहुंचा, जो स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है। वहां उन्होंने आसपास के सभी दर्शनीय स्थानों का भ्रमण किया। श्री सेवियर को छोड़कर सभी ने माउंट रीगी की चढ़ाई की, जो पहाड़ी रेलवे के माध्यम से की जाती थी। यह एक रोमांचक अनुभव था, क्योंकि शिखर से दुनिया के सबसे बेहतरीन बर्फीले दृश्यों में से एक का दर्शन होता है। लुसर्न में स्वामी जी ने जिन चीजों को देखा, उनमें से एक था प्रसिद्ध लॉयन मॉन्यूमेंट। इसका मुख्य आकर्षण एक मरता हुआ शेर है, जिसे प्रसिद्ध मूर्तिकार थॉरवर्डसन के मॉडल के आधार पर जीवित बलुआ पत्थर में उकेरा गया है। इसका प्रतिबिंब पास के जलाशय में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जो रहस्यमय और भव्य है। उन्होंने रियूस नदी पर बने 2 लकड़ी के कवर वाले पुलों को भी पार किया। इनमें से एक पुल स्विट्जरलैंड के इतिहास को दर्शाने वाले चित्रित पैनलों से सुसज्जित है, जबकि दूसरे पर मृत्यु का नृत्य विषय पर आधारित पेंटिंग्स हैं। स्वामी जी ने लुसर्न के संग्रहालय और ऐतिहासिक कैथेड्रल का भी दौरा किया। यह कैथेड्रल अपनी 17वीं सदी की अंगूर ऑर्गन और इसके प्रसिद्ध
वॉक्स ह्यूमाना मानव स्वर के लिए प्रसिद्ध है। इस विशेष स्वर को एक विशेष स्टॉप के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है और यह हर प्रकार से एक मानव ध्वनि जैसा लगता है। इसे सुनते समय स्वामी जी को लगा कि यह वास्तव में किसी व्यक्ति की आवाज है। एक दिन यात्रियों ने सुंदर लूसर्न झील पर स्टीमर से यात्रा की और इसके किनारे के दृश्यों का आनंद लिया। झील के किनारे उन्होंने विलियम टेल को समर्पित एक गिरजाघर देखा और उस महान देशभक्त के जीवन को याद किया। लुसर्न में स्वामी जी ने न केवल ऐतिहासिक और रमणीय स्थानों को देखा, बल्कि उन्हें वहां पश्चिम में खाई गई अब तक की सबसे तीखी मिर्च भी मिली। मिर्च बेचने वाला यह देखकर हैरान रह गया कि स्वामी जी उन्हें कच्चा खा रहे थे, वह भी बड़े चाव के साथ। इस दौरान स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास इससे तीखी मिर्च नहीं है? अत्यावश्यक कार्य के कारण मिस म्यूलर को लूसर्न में ही समूह से विदा लेना पड़ा। स्वामी जी जो आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने अपनी शिष्या से विदाई ली और कप्तान एवं श्रीमती सेवियर के साथ शेफहाउजेन की यात्रा की, जहां राइन जलप्रपात अपने सबसे भव्य रूप में दिखाई देता है। शेफहाउजेन से यह तीनों पर्यटक रेल द्वारा जर्मनी में हिडलबर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने 2 दिन बिताए। हिडलबर्ग जर्मनी के सबसे प्राचीन और महान विश्वविद्यालयों में से एक का स्थल है। 1386 में स्थापित यह विश्वविद्यालय न केवल अपने उच्च शैक्षणिक स्तर के लिए, बल्कि अपने पुराने विश्व रोमांस और आकर्षण के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। विश्वविद्यालय का भ्रमण करते समय स्वामी जी ने पाठ्यक्रम को व्यापकता से देखा कि छात्रों को शिक्षा के कितने शानदार अवसर प्राप्त हैं। उन्होंने जर्मन संस्कृति और विद्वत्ता से बहुत प्रभावित होकर इसकी सराहना की। समूह ने हिडलबर्ग के ऊपर स्थित किले का भी दौरा किया, जहां उन्होंने विश्व के सबसे बड़े वाइन कास्क ग्रेट टन को देखा, जिसकी क्षमता 49,000 गैलन है। इसके बाद वे कोबलेंज पहुंचे, जहां रात बिताई गई। अगले दिन उन्होंने कोबलेंज से कोलोन तक की राइन नदी पर 60 मील लंबी स्टीमर यात्रा की। इस यात्रा के दौरान स्वामी जी उस सुंदर दृश्यावली से मंत्रमुग्ध हो गए और अपनी कल्पना में उन्होंने नदी के किनारे ऊंचाई पर स्थित पुराने किलों को जर्मन लोक कथाओं के पात्रों से भर दिया। कोलोन में जहां समूह ने कई दिन बिताए, स्वामी जी ने विशाल गिरजाघर में धार्मिक प्रार्थना सभा में भाग लिया। उन्होंने गिरजाघर की शानदार गोथिक वास्तुकला, उसके समृद्ध कलात्मक खजाने और टेपेस्ट्रीज को देखकर विस्मय व्यक्त किया। कप्तान और श्रीमती सेवियर ने कोलोन से सीधे कील जाने की योजना बनाई थी, लेकिन स्वामी जी बर्लिन शहर देखने के लिए उत्सुक थे। उनकी खुशी का ख्याल रखते हुए उनके मेजबानों ने एक लंबा मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें वे न केवल बर्लिन बल्कि ड्रेसडेन भी देखने का इरादा रखते थे। यात्रा के दौरान स्वामी जी देश की समृद्धि और आधुनिक शैली में निर्मित बड़े शहरों की संख्या से प्रभावित हुए। बर्लिन अपनी चौड़ी सड़कों, सुंदर स्मारकों और हरे भरे पार्कों के साथ उन्हें इतना आकर्षक लगा कि उन्होंने इसकी तुलना पेरिस से भी सुंदर रूप में की। जर्मनी के सर्वव्यापी सैनिकों को देखकर उन्होंने टिप्पणी की,
उनका व्यक्तित्व और सैन्य उपस्थिति कितनी प्रभावशाली है। बर्लिन में 3 दिनों के प्रवास के दौरान स्वामी जी के मित्रों ने उन्हें हर ऐतिहासिक और बौद्धिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर ले जाने की कोशिश की और स्वामी जी हर जगह गहरी रुचि दिखाते रहे। वास्तव में स्वामी जी की हर चीज में सराहना की अद्भुत क्षमता थी। जैसा कि श्रीमती सेवियर ने लिखा, मानव गतिविधि के हर पहलू और ज्ञान के हर क्षेत्र में स्वामी जी की रुचि थी। उनकी प्रसन्न चित्तता और दयालुता का मानसिक दृष्टिकोण, उनकी तीव्र बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत आकर्षण के साथ मिलकर उन्हें सबसे आनंददायक सहयात्री बनाता था। जब स्वामी जी को बताया गया कि उनकी अगली यात्रा ड्रेसडेन की होगी तो उन्होंने झिझकते हुए कहा, प्रोफेसर डॉयसन हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। इसके बाद समूह कील के लिए रवाना हुआ और 8 सितंबर को वहां पहुंचा। इस यात्रा का एक अत्यंत रोचक विवरण श्रीमती सेवियर ने लिखा, जिन्हें अपने पति के साथ डॉयसन परिवार द्वारा अतिथि बनने का निमंत्रण भी मिला था। यह विवरण प्रबुद्ध भारत पत्रिका में सितंबर 1905 में प्रकाशित हुआ था। इसका एक अंश यहां प्रस्तुत है। मुझे जर्मनी के कील शहर की याद, जो बाल्टिक सागर के किनारे एक खूबसूरत स्थान पर बसा है, सुखद अनुभवों से भरी हुई है। मैंने वहां एक आनंददायक दिन बिताया डॉक्टर पॉल डॉयसन के साथ, जो वहां के यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। वे दुर्लभ दार्शनिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे और यूरोप के प्रमुख संस्कृत विद्वानों में सबसे अग्रणी माने जाते थे। जब प्रोफेसर डॉयसन को यह पता चला कि स्वामी जी होटल में आ गए हैं, तो उन्होंने तुरंत एक नोट भेजकर अगले दिन नाश्ते पर उनकी उपस्थिति का अनुरोध किया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक हमें, यानी मेरे पति और मुझे भी आमंत्रण में शामिल किया। अगले दिन सुबह 10 बजे हमने उनके घर पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हमें उनके पुस्तकालय में ले जाया गया, जहां डॉक्टर और श्रीमती डॉयसन ने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। स्वामी जी की यात्राओं और योजनाओं के बारे में कुछ प्रारंभिक पूछताछ के बाद मैंने देखा कि प्रोफेसर की नजरें मेज पर रखे कुछ खुले हुए ग्रंथों पर टिक गई। विद्वत्ता के प्रति गहरे सम्मान के साथ उन्होंने शीघ्र ही बातचीत को पुस्तकों की ओर मोड़ दिया। प्रोफेसर ने वेदांत के दर्शन पर चर्चा की, जिसे उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर आधारित बताया। शंकराचार्य की टीकाओं को इसकी व्याख्या का आधारभूत स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि ये मानव के सत्य की खोज में रचे गए सबसे भव्य और मूल्यवान दार्शनिक संरचनाओं में से एक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वेदांत से सीधे रूप से सर्वोच्च और शुद्ध नैतिकता का निष्कर्ष निकलता है। प्रोफेसर ने आगे कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि एक आंदोलन आध्यात्मिकता के मूल स्रोत की ओर लौटने की ओर अग्रसर है। यह आंदोलन भविष्य में भारत को विश्व की आध्यात्मिक अगुवाई करने वाला और पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रभाव डालने वाला बना सकता है। स्वामी जी ने डॉक्टर डॉयसन द्वारा किए जा रहे कुछ अनुवादों में गहरी रुचि दिखाई और इसके परिणाम स्वरूप
विभिन्न कठिन प्रसंगों के सटीक अर्थ और सही समझ पर चर्चा शुरू हो गई। स्वामी जी ने इस बात पर जोर दिया कि स्पष्ट परिभाषा प्राथमिक महत्व रखती है, जबकि भाषा की सुंदरता द्वितीयक है। प्राच्य विद्वान स्वामी जी द्वारा दिए गए जोरदार और स्पष्ट व्याख्यान, जो दृढ़ विश्वास के साथ और साथ ही गहरी संवेदनशीलता से किए गए थे, अंततः उसने जर्मन विद्वान को पूरी तरह से प्रभावित कर लिया। 2 बार हमने विदा लेने का प्रयास किया, लेकिन हमारे मेहमान नवाज मेजबान और उनकी पत्नी ने जोर देकर कहा कि हमें डिनर तक रुकना चाहिए। इसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि हम उनकी बेटी की 4थी वर्षगांठ के उत्सव में भी शामिल हों। हम उनके गर्मजोशी भरे और उदार आतिथ्य को ठुकरा नहीं सके। इस उत्सव में छोटी एरिका को अपने युवा मेहमानों के बीच हंसी मजाक और आनंद के माहौल में चाय और केक परोसते देखना अत्यंत मनमोहक था। डॉक्टर और श्रीमती डॉयसन ने हमारी मेजबानी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमें उनके भारत दौरे का रोचक और जीवंत वर्णन सुनने का भी सौभाग्य मिला। विशेष रूप से उन्होंने प्राचीन भारत का भरपूर आनंद लिया, जो अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध है। उन्होंने मां गंगा पर चर्चा की, जिसे सभी श्रद्धा से पूजते हैं और जिसकी पवित्र जलधारा में हजारों लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। उन्होंने उन विविध जन समूहों का भी उल्लेख किया जो दिन भर गंगा के किनारे बसे बड़े शहरों में उमड़ते हैं, जहां सैकड़ों मंदिर, मठ और मस्जिदें ब्रह्मा, बुद्ध और मोहम्मद के प्राचीन धर्मों और सभ्यताओं की गवाही देती हैं। इन शहरों में पूर्व के लोग संसार को उस दृष्टि से देखते हैं जो पश्चिमी जातियों की नजरों से बिल्कुल भिन्न होती है। हमें अनुभव हुआ कि प्रोफेसर और उनकी पत्नी ने भारतीय चीजों के प्रति हमारी समझ और भावनाओं को कितनी गहराई से सराहा, क्योंकि शहर भी मनुष्यों की तरह होते हैं। उनकी अपनी आत्मा और स्वभाव होता है, और किसी शहर की आत्मा केवल उसी पर प्रकट होती है जो उसे दूर दृष्टि वाले प्रेम से देखता है। बाजारों में उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की प्राचीन कला और शिल्प आज भी उसी तरह प्रचलित हैं जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते आए। खुले रास्तों में उन्होंने नाई को अपने ग्राहकों की हजामत बनाते हुए और उपासक को अपने साथियों के समक्ष निर्भीकता और बिना शर्म के हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए देखा। लेकिन भारत में भयंकर गरीबी भी है, जिसका संकेत वे भिखारी हैं जो हर मंदिर और गली के कोने पर आपके इंतजार में खड़े मिलते हैं। गरीबों के बच्चे सबसे पहले जो इशारा सीखते हैं वह है अपनी हथेलियों को फैलाकर भिक्षा मांगना। और इसके अलावा उन्होंने हमें और भी बहुत कुछ बताया। साथ ही भारतीयों द्वारा अपने जर्मन आगंतुकों के प्रति दिखाई गई अविस्मरणीय उदारता के बारे में भी। हालांकि सबसे आनंददायक दिन का भी अंत होना तय है, और अब मेरे लिए इस छोटे से विवरण को समाप्त करना शेष है, यह बताते हुए कि हमें कितनी खुशी हुई यह देखकर कि एक दार्शनिक शांति से भरे घर में अपनी पत्नी, बच्चे, सम्मान, संतोष और
कई समान विचारधारा वाले मित्रों के साथ सुखपूर्वक रह रहा था। जो मित्रता वहां शुरू हुई वह और मजबूत हुई जब हमारे मेजबान ने इंग्लैंड लौटने के दौरान हमारी संगति की। यह यात्रा हमारे दार्शनिकों की शानदार बातचीत और उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार से जीवंत हो उठी, जो हमारे साथ रहने तक कभी थमे नहीं। किसी समय डॉयसन परिवार के साथ बिताए गए उन दिनों के दौरान प्रोफेसर ने देखा कि स्वामी जी एक काव्य पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे। उन्होंने स्वामी जी से बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब स्वामी जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि वे पढ़ाई में इतने तल्लीन थे कि उन्हें उनकी बात सुनाई नहीं दी। प्रोफेसर इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए जब तक कि बातचीत के दौरान स्वामी जी ने उस पुस्तक से श्लोक उद्धृत कर उनके अर्थ नहीं बता दिए। डॉयसन यह देखकर स्तब्ध रह गए और खैतरी के राजा की तरह ही उन्होंने पूछा कि ऐसी अद्भुत स्मरण शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भारतीय योगियों द्वारा की जाने वाली ध्यान की प्रक्रिया और अभ्यास पर बातचीत केंद्रित हो गई। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर स्वामी जी ने कहा कि एक योगी ध्यान में इतनी पूर्णता प्राप्त कर सकता है कि उस अवस्था में यदि उसके शरीर पर जलता हुआ कोयला भी रख दिया जाए तो वह उसका एहसास तक नहीं करेगा। इस समय कील में एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही थी जिसे डॉक्टर डॉयसन ने स्वामी जी को देखने का आग्रह किया और उन्हें वहां ले जाने की पेशकश की। चाय के तुरंत बाद स्वामी जी और उनके साथियों ने मेजबान के साथ प्रदर्शनी का दौरा किया, जहां उन्होंने कुछ समय जर्मनी की विभिन्न कलाओं और उद्योगों का अध्ययन करते हुए बिताया। हल्के नाश्ते के बाद वे स्वामी जी के होटल लौट आए। प्रोफेसर ने सुझाव दिया कि स्वामी जी शहर और इसके आसपास के प्रमुख स्थलों को देखें। यह तय हुआ कि अगले दिन वे सभी एक भ्रमण पर जाएंगे, विशेष रूप से कील के बंदरगाह का दौरा करने के लिए, जिसे केवल कुछ दिन पहले ही काइजर द्वारा उद्घाटित किया गया था। लगभग 6 सप्ताह की छुट्टी यात्रा में बिताने के बाद स्वामी जी ने महसूस किया कि अब वे फिर से अपने लंदन के काम को नई ऊर्जा के साथ शुरू कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कैप्टन और श्रीमती सेवियर से तुरंत लौटने की योजना बनाने का अनुरोध किया। डॉक्टर डॉयसन को उम्मीद थी कि स्वामी जी अपना प्रवास बढ़ाएंगे ताकि वे अपने निवास की शांतिपूर्ण जगह में उनके साथ कई दार्शनिक विषयों पर चर्चा कर सकें। उनके पुस्तक संग्रह से भरे खजाने ने इन चर्चाओं को और भी रोचक बना दिया होता। उन्होंने स्वामी जी को कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि स्वामी जी भारत लौटने से पहले अपने कार्य को ठोस आधार प्रदान करना चाहते हैं, तो उन्होंने समझते हुए कहा, ठीक है स्वामी जी, फिर मैं आपसे हैम्बर्ग में मिलूंगा और वहां से हम दोनों हॉलैंड होते हुए लंदन की यात्रा करेंगे, जहां मुझे आपके साथ कई सुखद घंटे बिताने की आशा है। कील से प्रस्थान करने के बाद स्वामी जी और सेवियर दंपत्ति का अगला पड़ाव हैम्बर्ग था। यहां उन्होंने कई अन्य प्रमुख स्थानों के साथ साथ
प्रसिद्ध प्राणी उद्यान का दौरा किया। हैम्बर्ग में एक दिन बिताने के बाद यह दल, जिसमें अब प्रोफेसर डॉयसन भी शामिल हो गए थे, ब्रेमेन के लिए रवाना हुआ और फिर 12 सितंबर को एम्स्टर्डम पहुंचा। वहां उन्होंने 3 दिन दर्शनीय स्थलों, कला दीर्घाओं और संग्रहालयों का भ्रमण करते हुए बिताए। एम्स्टर्डम से हार्विस तक का उत्तर सागर पार करना एक अत्यंत अप्रिय यात्रा साबित हुई। सौभाग्य से यह यात्रा जल्दी समाप्त हो गई और यात्री 17 सितंबर 1896 को किनारे पर उतर गए। एक अन्य मत के अनुसार यह बैठक हैम्बर्ग में नहीं बल्कि ब्रेमेन में हुई थी। जय स्वामी विवेकानंद।